हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपकी तैयारी सही चलती होगी, ठीक ना? और आइए इसी के साथ आज थोड़ा देखते क्या हम अंतर्राष्ट्रीय विगत 2 दशकों में भारतीय चुनाव आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका। अब इसके कार्यलेखा के परीक्षण देखते हैं। इसमें इसमें चुनाव आयोग को भी जोड़ देते हैं। चलिए आप लोग, इसमें प्रश्न की मांग क्या है? निर्वाचन आयोग और महालेखा परीक्षक की पिछले 20 वर्ष में भूमिकाएं और कार्य पर विचार करना है। किस हिसाब से कीजिएगा आप लोग? अगर ये क्वेश्चन पूछ लेना तो किस हिसाब से आप लोगों को करना पड़ेगा, तो इसका मैं एक थीम आप लोगों को दे दे रहा हूँ। उस थीम के आधार पे आप लोग आगे बढ़ के लिखिएगा। तो गॉड नोज बेटर देन, ऊपर वाला अगर जान सही आप लोगों को सही मार्ग दिखा देगा, मतलब ये चीज है। चलिए, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष हो और सरकारी खर्च का हिसाब न लिया जाए तो क्या लोकतंत्र का क्या होगा? सवालिया निशान है। आखिर क्या होगा? क्या आखिर क्यों पिछले 2 दशकों में चुनाव आयोग पर कैग की भूमिका पर सबसे ज्यादा बहस हुई थी? आखिर क्यों बहस करना जरूरी है? क्यों ये संस्थाएं सरकार पर नजर रखने वाली लोकतंत्र की अदृश्य शक्ति है कि नहीं है? क्या भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ है? हुआ है? आप लोग बताइएगा। या संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल बढ़ रहे हैं? चुनाव आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्या यह सिर्फ संवैधानिक पद है या लोकतंत्र के असली प्रहरी है? सरकारी खजानों का हिसाब कौन पूछता है और चुनावों की निष्पक्षता से कौन बचाता है, ताकि एक तरफा नहीं हो? तो यही, आइए सवाल यही हो गया आपको विगत 2 दशकों वाला। भारतीय निर्वाचन आयोग में देखिए, देखते हैं, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं हैं। चुनाव आयोग के पास जहां देश भर में चुनाव प्रक्रिया को सही ढंग से संपन्न कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, तो वहीं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल साहब की बात हो रही है यहाँ पे, यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमानित खर्च की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है? निर्वाचन आयोग वर्ष 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनाव का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य करता है। संविधान में निहित मूल्यों को मानता है, अर्थात चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करता है। विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही के साथ साथ स्वायत्तता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित संचालित करता है। मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूल वातावरण की चुनावी प्रक्रियाओं के सभी पात्र नागरिकों की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों के सभी हितधारकों के साथ संलग्न रहता है। हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनावों में लगे अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है तथा देश की चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। पिछले 2 दशक में निर्वाचन आयोग का कार्य और चुनौतियां वर्ष से राजनीतिक में हिंसा और आपराधिक मामले जो है ना, तत्वों का किस तरह बोलबाला बढ़ा है। चुनावी दुर्घटनाओं के साथ साथ काले धन और इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक का अपराधीकरण किस हिसाब से हुआ है, इसके निपटना निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। राज्यों के सरकारों द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता रहा है, जिसके तहत कई बार चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर प्रमुख पदों पर तैनात योग्य अधिकारियों का स्थानांतरण भी कर दिया जाता है। उनका ट्रांसफर हो जाएगा, 10 दिन में 10 बार ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा भी होता है। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत है हमारे बाबू लोग जिन लोग की हर महीने जो है ना ट्रांसफर होता है, समझ रहे हैं। और जो लोग किसी लायक नहीं है वो लोग है, वो लोग कर ही रहे हैं, समझ रहे हैं। चुनाव के लिए और जानते हैं, इसमें जो योग्य अधिकारी है ना उसको रखना चाहिए, जो अयोग्य अधिकारी है उन लोगों को निलंबित कर देना चाहिए। जाइए, आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, अपने घर बैठिए आप लोग। अधिकार अब इस तरह गवर्नमेंट करे तब ना, हमारे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को इस पर विचार करके या सुझाव पेश करके हटाना भी चाहिए जो उस लायक नहीं है उसको। समझ रहे हैं आप लोग? खास करके जो किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहा है उसको तो फौरन हटाना चाहिए, मतलब समझ रहे हैं। जनता के ये लोग क्या है, एक तरह से सेवक है ना, सिविल सर्वेंट क्या है, सेवक है। इन लोगों को सही से काम करना चाहिए। जो अच्छे हैं उन लोगों को तो आदमी सैल्यूट मारता है, जो अच्छे लोग हैं इसमें, ठीक ना। तो देखिए, हर जगह विडम्बना तो हर क्षेत्र में, हर जगह, हर परिस्थिति में। खराबी कहाँ नहीं है, हर जगह है। अच्छाई कहाँ नहीं है, हर जगह है। समझ रहे हैं? वही वाली बात है ना, कुछ गैर में अपने भी मिल जाते हैं, कुछ अपने में भी गैर मिल जाते हैं। तो दुनिया का दस्तूर है, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी मिलेंगे, जहाँ बुरे हैं वहाँ अच्छे भी मिलेंगे।
आइए अब चलते हैं टॉपिक पे, क्या देखेंगे। पैमाने पर प्रमुख पदों पर तैनात योग्य अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों और भवनों का उपयोग कर निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है। निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां नहीं। किसी राजनीतिक दल के अतिरिक्त आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी के वित्तीय विनियमन को सुनिश्चित करने की भी कोई शक्ति निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। इसके साथ ही क्या देखेंगे हम, इसके साथ ही देखेंगे इसमें कि हालांकि ये क्या है, निर्वाचन आयोग एक निष्पक्षता पर भी सवाल जो है ना इन पे खड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? यह धारणा जोर पकड़ रही है कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के दबाव में काम कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो आयुक्तों के चुनाव में प्रमुख संस्थागत कर्मियों में से एक है जो पारदर्शिता का होना, क्योंकि इनका चयन मौजूदा सरकार की पसंद पर आधारित होता है। इसके अलावा ईवीएम में खराबी, हैक होने और कोर्ट दर्ज न होने के आरोपों से निर्वाचन आयोग के प्रति आम जनता के प्रति विश्वास में काफी कमी आई है। वर्तमान समय में सत्ताधारी दल के पक्ष में निचले स्तर पर नौकरशाही की मिलीभगत के खिलाफ सतर्क रहने की आयोग के सामने बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आयोग के जनादेश और जनादेश का समर्थन प्रदान की आवश्यकता है। नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है और सक्षम और योग्य व्यक्ति कुछ पदों का दायित्व संभाले। निर्वाचन आयोग के निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि लोकसभा अध्यक्ष के विपक्ष के नेता, कानून मंत्री और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बना कोलेजियम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष नाम जो है ना प्रस्तावित किया जाए। इसके साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की भूमिका में कार्य की चुनौतियां क्या है। संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल्स 148 से 151 और 279 एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों के बारे में प्रावधान है। इनके तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केवल महालेखा परीक्षक की शक्तियां हैं, न कि नियंत्रक की। वर्तमान समय में सरकारी ऑडिट करना जटिल होता जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार और प्रशासन में खामियों का पता लगाना आसान नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों पर कड़ी नजर रखने के साथ ही सीएजी अब कोई सार्वजनिक निजी सहभागी परियोजनाओं पीपी ऑडिट भी करता है। सीएजी की नियुक्ति के लिए कोई मानदंड प्रक्रिया संविधान या कानून में निर्धारित नहीं की गई है। इसके साथ ही कार्यपालिका को शक्ति दी गई है कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति को सीएजी के रूप में नियुक्त कर सके। यह भी में प्रचलित तरीकों के साथ मेल नहीं खाता है। यह नहीं हो सकता है इस तरह से। सीएजी को किसी भी सरकारी कार्यालय का निरीक्षण करने और किसी भी खाते को मांगने का अधिकार है, लेकिन ऐसा व्यवहारिक तौर पे ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जो लिखा हुआ है वो पूरा फुल्ली तौर पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। इसके अलावा ऑडिट में बाधा डालने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आपूर्ति ऑडिट प्रक्रियाओं के अंत में की जाती है। लास्ट तक ऑडिट करके पूरा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों और 1 महीने के भीतर जानकारी प्राप्त करने के अधिकार के ऑडिटरों के भी 7 दिनों के भीतर प्राथमिकताओं के आधार पर रिकॉर्ड उपलब्ध किए जाने चाहिए थे। राइट टू इन्फॉर्मेशन का 2005 में जो गठन हुआ था, उसी के बारे में ये जो है ना आप लोगों को पूरा ये किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित विभागों के प्रमुखों में इसकी वजह को स्पष्ट करना चाहिए। वर्ष 2015 में संसद और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों ने लोक लेखा समिति के अखिल भारतीय सम्मेलन में सीएजी की पूर्ण स्वायत्तता और लोक लेखा समिति का सदस्य बनाए जाने पर चर्चा की थी, जैसा कि यूके और ऑस्ट्रेलिया में इस हिसाब से होता है। हालांकि भारतीय संविधान सीएजी के 6 साल का कार्यकाल प्रदान करता है, लेकिन 65 साल उम्र की शर्त इसके वास्तविक कार्यकाल की अवधि को कम कर सकती है। कार्यकाल कम होने से नेतृत्व निरंतरता और निष्पक्षता की कमी के कारण संस्था के स्वतंत्र के हिसाब से ये जो है ना कामकाज में बाधा उचित डालते उत्पन्न होता है। मतलब बाधा ये डाल देते हैं, उचित काम जो हो रहा है ना उसमें भी बोलेंगे भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। अंतरराष्ट्रीय आइए स्तर पे देख लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या है। यूके के सीएजी और अमेरिका के नियंत्रक महाप्रबंधन का कार्यकाल क्रमशः 10 और 15 साल होता है। अपने यहाँ कितने साल का होता है थोड़ा आप लोग बताइएगा, तो मैं तो वहां का बता दिया ना, आप लोग बताइएगा थोड़ा सा।
संघ और राज्यों के खाते के ऑडिट का काम वास्तव में इंडियन ऑडिट एवं अकाउंट्स डिपार्टमेंट IAED के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। हालांकि भारत में IAED के कार्य को वैधानिक मान्यता नहीं दी गई थी। जैसा कि यूके के राष्ट्रीय लेखा परीक्षक कार्यालय नेशनल ऑडिट ऑफिस में उस हिसाब से काम होता है, वो इंडिया में नहीं होता है। IT एक्ट के तर्ज पर IFND को सर्वाधिक निकाय के रूप में मान्यता देने और शक्तियां प्रदान को ऑडिट गुणवत्ता में सुधार होगा तथा IAND के अधिकारियों के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य की विश्वसनीयता काफी बढ़ती चली